क्या आपको भी कंफ्यूजन हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2025-26 हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या फिर न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है? प्लस एम्प्लॉयर भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए किन केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, किन केसेस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। प्लस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए और अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी अलाउंसेस और डिडक्शन जो हमें अलाउड है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सारी की सारी अलाउंसेस और डिडक्शन अलाउड होती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत ही कम अलाउंसेस और डिडक्शन अलाउड होती है। सबसे पहले है हाउस रेंट अलाउंस, जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। लीव ट्रेवल अलाउंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपकी जो सैलरी इनकम होती है उसमें से आप 50,000 रुपीज डिडक्ट कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। आप जितना आपको इनकम टैक्स पे करना है उसके लिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपीज के डिडक्ट कर सकते हो। वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड इट। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस ऑफ ₹50 पर मील सब्जेक्ट टू 2 मील अ डे, वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। देन आपका प्रोफेशनल टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स की आपको डिडक्शन मिल जाती है, वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, देखो अगर आप कोई इंटरेस्ट, तो अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके अगेंस्ट हमें ईएमआई पे करनी पड़ती है। ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप पे करते हो उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाती है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 24B में। तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट आपने होम लोन लिया है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, आप खुद ही उसमें रह रहे हैं, तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। इस टॉपिक मैंने फुल फ्लेज वीडियो भी बना रखी है जिसका मैं लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। देन सेकंड केस है, अगर आपकी वही प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट आपने होम लोन लिया है वो आपने लेट आउट है, मतलब आपने रेंट पे दे दिया, तो उस केस में जो आपको उसकी इंटरेस्ट अमाउंट की जो डिडक्शन है सेक्शन 24B में, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तब भी अलाउड है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तब भी अलाउड है, तो दोनों ही केसेस में अलाउड है। तो अगर मैंने यहाँ पर पिन कमेंट में जो इसके वीडियो का लिंक डाल दिया, आप इसको देखकर और क्लैरिटी ला सकते हैं इस टॉपिक पे कि कैसे आपने अगर होम लोन लिया है तो उसको उसकी आपको इनकम टैक्स में कैसे कैसे डिडक्शन जो है आप जो है अवेल कर सकते हैं। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अगर आपने ईपीएफ में किया है, पीपीएफ में किया है, 5 इयर्स की फिक्स डिपॉजिट्स कराई है, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्यूशन फीस में जो आपने पैसे पे किए होते हैं, एलआईसी हो गई, पीपीएफ हो गई, ये सारे जो डिडक्शन है जो आपको 80C में मिलती है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती। यहाँ पर जो है अगर आप होम लोन भी लेते हो तो उस केस में जो आप प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हो 80C में आपको वो भी अलाउड की जाती है। तो 80C सेक्शन ही हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड ही नहीं है, हम सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही 80C की रिडक्शन ले सकते हैं। देन अगर हम बात करें एम्प्लॉय ऑन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉय खुद ही कंट्रीब्यूट करे एनपीएस में, तो इन केस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में तो हमें दोनों में ही केसेस में अलाउड है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी, न्यू टैक्स रिजीम में भी। देखो अगर हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सेक्शन 80D में, उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती है। इसकी भी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या फिर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है तो उसकी भी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिल जाती है। तो कैसे मिलती है, क्या लिमिट है, इसकी पूरी फुल फ्लेज वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। देन आपको ये ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड है। डिसेबल इंडिविजुअल एटीयू में जो आपको मिलती है वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में उसकी रिडक्शन भी अलाउड नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन सेक्शन 80E, वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में भी नहीं अलाउड। देन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन सेक्शन 80EE भी, वो भी हमें
ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, एटीजीजीसी या एटीजी, वो भी हमें पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको कोई डोनेशन करते हो तो उसके डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में मिल जाती है, लेकिन वो भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। देन जो हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट, अगर आप देखो सीनियर नहीं हो, 60 ईयर से आपकी एज कम है, तो उस केस में आपको सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स, सब पे आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80 टीटीबी में। इसकी भी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कितनी उसमें डिडक्शन मिलती है, तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर देखो ये जो हमें 80 टीटीए और टीटीबी की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड। और भी कोई चैप्टर 6 की रिडक्शन होती है वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं अलाउड होती। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 8 सेक्शन 80 सीसीएच वो हमें दोनों ही केसेस में अलाउड है, ओल्ड में भी अलाउड है और न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। तो जब भी डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाती है। गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज तक अगर हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक गिफ्ट पे हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, अबव दैट हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो डिडक्शन है, ये एग्जम्पशन जो है हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 1010C ये हमें दोनों ही केसेस में अलाउड है, ओल्ड में भी अलाउड है, न्यू में भी अलाउड है। एग्जम्पशन ऑन ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 1010 ये भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। देन एग्जाम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA ये भी हमें दोनों ही केसेस में अलाउड है, न्यू में भी अलाउड है, ओल्ड में भी अलाउड है। अगर आपको लीव एनकैशमेंट में कोई पैसे मिलते हैं तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन जो है दोनों में ही मिल जाएगी, न्यू में भी ओल्ड में भी। देन डेली अलाउंसेस भी हमें दोनों में अलाउड है, ओल्ड में भी न्यू में भी। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन ये भी दोनों में अलाउड है, कन्वेंस अलाउंस भी हमें दोनों में ही अलाउड है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर लिया कि कौन कौन से डिडक्शन और अलाउंसेस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है। यहाँ पर आपने एक चीज तो देखी होगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसी बहुत सारी डिडक्शन एग्जाम्पशन है जो हम इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पशन हमें मिलती है। तो इसका जो बेनिफिट है वो इसलिए है, न्यू टैक्स रिजीम लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसके स्लैब रेट में थोड़ा डिफरेंस है, जो हम मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो आप पे कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखो हम स्लैब रेट की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 2.5 से लेकर 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अबव 5 लाख है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है ओल्ड टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करते हो तो आपका जो स्लैब रेट है वो ऐसे एप्लीकेबल होगा। और देखो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो लोग इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यू टैक्स रिजीम की वजह से कि अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं क्लेम करनी, मतलब कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की एटीसी की या फिर उन्होंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं पे किया हो तो उनको जरूरत ही नहीं होती कि वो डिडक्शन अवेल करे। तो उस केस में वो सोचते हैं कि न्यू स्लैब रेट अगर हम करेंगे ऑप्ट तो उसमें जो है स्लैब रेट थोड़ा सा कम है, टैक्स रेट कम है, इसलिए लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि क्रक्स क्या होता है। अगर आपने डिडक्शंस एग्जम्पशन मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई टैक्स सेविंग वाली तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। और अभी मैं आगे आपको ये भी बताने वाले हूँ अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपके लिए कौन सी ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी या फिर न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देन अगर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, 6 से 9 के बीच में आपको 10%, 9 से 12 के बीच में आपको 15%, देन 12 से 15 के बीच में आपको 20%, अगर आपकी जो इनकम है वो 15 लाख से अबव है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन समझ लिया कि टैक्स रेट में क्या 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 डिफरेंस है दोनों ही स्लैब रेट्स में। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने न्यूज वगैरह में ये तो जरूर सुना होगा कि अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। बिल्कुल ठीक सुना है। तो एक सेक्शन 87 ये होता है जिसमें आपको रिबेट दी जाती है, अगर आपकी इनकम 5 लाख है अप टू 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करने की जरूरत है। और अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख है न्यू टैक्स रिजीम में, देखो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में बोल रहा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, रिबेट मिल जाती है अपना 87A की।
देखो अगर हम स्लैब रेट डिस्कस करें तो स्लैब रेट क्या है, 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख 1 रुपए भी हो जाती है तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें कि अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या, अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख तक ही है, 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती है, जिसमें आप सैलरीड पर्सन है तो अगर आपकी जो इनकम है 5.5 लाख रुपए तक है, मतलब अगर आपकी सैलरी 5.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना ओल्ड टैक्स रिजीम में। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमें न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो इस केस में अगर आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है तो, और आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो आपने न्यूज में या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे सुना 7 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना, तो वो यही है, स्लैब रेट में नहीं है ये। स्लैब रेट में क्या है, 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, उसके अलावा आपका जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम है अप टू 7 लाख है तो उसके इसमें जो है आपको 87A में रिबेट दी हुई है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो देखो अगर आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करके आपको 7 लाख मिल जाएगी, और 7 लाख पे आपको 87A में कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको रिबेट जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर देन हम सरचार्ज की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में 10% दोनों ही केसेस में सेम है, और देन करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में 15% और दोनों ही 15%, और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में दोनों ही केसेस में 25%। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो अबव 5 करोड़ भी है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 37% जो है सरचार्ज पे करना पड़ता है, 37%, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ 25% ही पे करना पड़ेगा। अगर आपकी जो इनकम इतनी है और आपने जो है टैक्स सेविंग जो डिडक्शन है वो ये अवेल कर रखे, तो उस केस में जो है आपको कौन सा वाला जो आपका जो है रिजीम है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये चार्ट पे मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख है, ठीक है, सैलरीड इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 तक का, तो आपकी जो नेट इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 लाख रुपए। तो उस केस में जो है, देखो उस केस में अगर आपने जो है डिडक्शन जो है टैक्स सेविंग की डिडक्शन जो है अगर आपने 1,38,500 की हुई है, मतलब एटीसी वाली डिडक्शन आप लगा लो, वो सारी जो डिडक्शन है जो भी एटीसी एटीडी, इस केस में आपकी जो टोटल डिडक्शन का अमाउंट आ रहा है 1,38,000 का आ रहा है। तो उस केस में अगर आपने 1,38,500 से कम डिडक्शन की है तो आपके लिए जो है न्यू टैक्स रिजीम अच्छी है। अगर आप उससे ज्यादा डिडक्शन कर रहे हो 1,38,000 से और आपकी जो इनकम है वो 8 लाख है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उस केस में जो है आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको ये यहाँ पर ये जो है ये ब्रेक इवन बताया हुआ है कि अगर आप इस टाइम पे अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है और अगर आप 1,38 तक जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, आपको जो है सेम टैक्स निकलेगा 36,400। लेकिन अगर आपकी जो डिडक्शन है वो 1,38,500 से ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आपकी जो डिडक्शन है 1,38,500 से कम है तो उस केस में जो है आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही 9 लाख का कंपैरिजन कराया तो 9 लाख पे जो है ब्रेक इवन बनता है 2,12,500। अगर आपने जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में 2,12,500 इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस केस में जो है आप पे, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, सेम ही आपका जो टैक्स बनेगा 41,600 रुपीज बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी जो डिडक्शन है 2,12,500 से ज्यादा है तो, और आपकी 9 लाख रुपए की सैलरी है, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो डिडक्शन है 2,12,500 से कम है तो उस केस में आप पे न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल आते हैं कि हमें एम्प्लॉयर को बताना है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो उसके लिए सारी चीजें जो है आपको चेक करनी पड़ती है कि आप एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हैं, प्लस आपकी सैलरी इनकम कितनी है, आपको कौन कौन सी सैलरी कंपोनेंट में आपको कौन कौन सी जो है अलाउंसेस वगैरह मिली हुई है, तो उसी बेसिस पे ही जो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी वो डिसीजन लेने में कि आप अपने एम्प्लॉयर को क्या बताएं कि आप कौन सा रिजीम जो है ऑप्ट करने वाले हैं। देन ऐसे अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 मिल गई तो 9.5 लाख आपकी इनकम बनती है। तो उस केस में अगर आपने 2.5 लाख रुपए तक की जो है
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई अलाउंसेस वगैरह आप ले रहे हो, तो उस केसेस में जो है आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो चाहे फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, दोनों ही केसेस में आपको 54,600 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो डिडक्शन है वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अगर आपकी डिडक्शन जो है 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आप पे न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इनकम जो है 15 लाख है तो आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 14.5 लाख आपकी जो है टैक्सेबल इनकम बनेगी। तो उस केसेस में अगर आपने जो है 3,58,000 की इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई है तो आपकी जो दोनों टैक्स रिजीम में सेम ही टैक्स बनने वाला है 1,45,600। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, किस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर आपकी जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो 3,58,000 से ज्यादा है। और न्यू टैक्स रिजीम कब बेनिफिशियल रहेगा, जब आपकी इनकम जो है 3,58,000 से कम है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इनकम है 15,50,000 है तो उस केस में अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं तो 15 लाख बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। उस केस में अगर आपकी जो इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने कहीं की हुई है तो 3,75,000 तक है, तो उस केस में जो है दोनों ही रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, आपको सेम ही टैक्स पे करना पड़ेगा 1,50,600। लेकिन अगर आप पेमेंट्स वगैरह डिडक्शन वगैरह 3,75,000 से ज्यादा है तो उस केस में जो है आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपकी कम है 3,75,000 से तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही अगर आपकी जो इनकम है 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, उन सभी केसेस में अगर आपने जो 3,75,000 से कम इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपने 3,75,000 से ज्यादा जो है आपको डिडक्शन और अलाउंसेस मिल जाएगी तो उसके लिए आपके लिए जो जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी, आपने अपने आपने जो इनकम है उसको कोरिलेट करके देख लिया होगा कि किस केसेस में आपके लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, किस केसेस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। तो देखो एक बार हम थोड़ा सा चार्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। है मैंने सारा चार्ट बना रखा है कि आपकी ग्रॉस इनकम इतनी है और डिडक्शंस वगैरह इतनी है। तो यहाँ पर जो है उस केसेस में अगर आपने 5.5 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस केसेस में आपके लिए कौन कौन सी बेनिफिशियल है। देखो अगर मैं 9 लाख की बात करूं तो 9 लाख में अगर आपने जीरो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके लिए ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। 1 लाख की भी इन्वेस्टमेंट की हुई है तब भी न्यू बेनिफिशियल है। 1.5 लाख की हुई है तब भी न्यू बेनिफिशियल है। 138 की हुई है तब भी न्यू बेनिफिशियल है। 187,500 की हुई है तब भी न्यू बेनिफिशियल है। तो देन अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसके वो ज्यादा बेनिफिशियल होती जाएगी। तो यहाँ पर इस चार्ट में भी आप अपने आप को पुट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल हुई होगी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दैट मींस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन सा टैक्स रिजीम जो है ऑप्ट करना चाहिए कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।